नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा ने 1000 किलोमीटर से अधिक का सफर अब तय कर लिया है और राहुल गांधी 38 दिनों से लगातार पैदल चलते हुए जरा भी थके बिना आगे बढ़े जा रहे हैं, बल्कि दोगुने जोश के साथ वो बीजेपी की घेराबंदी अब कर रहे हैं। आज वो कर्नाटक में थे, कर्नाटक के बेल्लारी में, और उन्होंने वहां एक बड़ी सभा की। लोगों की भारी भीड़ राहुल गांधी को सुनने के लिए उमड़ पड़ी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में खुलकर बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार का जिक्र किया। क्या कुछ कहा इस भाषण में? बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, आइए जरा सुन लेते हैं। अच्छा, कर्नाटक में अगर आपको पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप 80 लाख रुपए देकर बन सकते हो। पैसा है तो कर्नाटक में आप सरकारी नौकरी खरीद सकते हो। पैसा नहीं है तो जिंदगी भर बेरोजगार रहो। कोऑपरेटिव बैंक्स में स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों के लिए स्कैम। इसीलिए कर्नाटक की सरकार को 40% की सरकार नाम दिया गया है। जो भी करवाना है 40% कमीशन देके करवाया जा सकता है। तो यात्रा बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए भी हमने की है। तो आपको याद होगा दोस्तों कि कर्नाटक सरकार पहले ही भ्रष्टाचार के मामले में घिरी हुई है और कांग्रेस ने यहां पेसीएम नाम से पोस्टर भी लगाए थे, जिससे बीजेपी तिलमिला गई थी। उसकी ये तिलमिलाहट बताती है कि भीतर ही भीतर कुछ गड़बड़ है और राहुल गांधी ने फिर उसकी गड़बड़ी पर उंगली उठाई है। अपने भाषण में इसके अलावा राहुल गांधी ने महंगाई और किसानों की समस्या का जिक्र किया और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों के बारे में जनता से बात की। उन्होंने कहा कि हमने इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया क्योंकि हजारों लोगों को लग रहा है कि भाजपा और संघ की विचारधारा देश को तोड़ रही है, कमजोर कर रही है। ये हिंदुस्तान पर एक तरह से आक्रमण है। जब भी यात्रा में थकान होती है तब कोई न कोई दौड़ता हुआ आता है और मदद करके चला जाता है। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी इस मसले पर। कुछ दिनों से अब हम भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। 3500 किलोमीटर का सफर है। शुरुआत कन्याकुमारी में की, उसके बाद केरला और अब कर्नाटक। शुरुआत में हम सब ने सोचा था, मैंने भी सोचा था कि 3500 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं। मगर जब हमने चलना शुरू किया, पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन चलना काफी आसान लगने लगा। ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई शक्ति पीछे से पूरी यात्रा को आगे की ओर धकेल रही है। जब भी यात्रा में थकान होती है तो कोई ना कोई दौड़ता हुआ आता है, मदद करके चला जाता है। कभी छोटा सा बच्चा कुछ कह देगा, कभी कोई विकलांग व्यक्ति आके कुछ कह देगा, कभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आके कुछ कह देगा। उन शब्दों से मदद मिल जाती है। और देखिए, ये पहली बार पब्लिक मीटिंग में बकरी आई है, भैया उसको तंग मत करो। ये यात्रा हमने क्यों शुरू की, इसका क्या मतलब है, इसका क्या लक्ष्य है, और ये जो हमें हर रोज मदद मिल रही है ये क्यों मिल रही है, और ये जो शक्ति हमें मदद कर रही है ये किन लोगों की शक्ति है, और ये शक्ति हमें क्यों मदद कर रही है।
हमने इस यात्रा को नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया, क्योंकि हमें लगा और करोड़ों लोगों को लग रहा है कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा, नफरत की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा देश को बांट रही है, देश को कमजोर कर रही है। हिंदुस्तान पर यह एक प्रकार का आक्रमण है, यह देशभक्ति नहीं है, यह देश के खिलाफ काम किया जा रहा है। आप देखिए, एक महीने से हम यात्रा में चल रहे हैं। अलग अलग धर्म के लोग, अलग जात के लोग, बुजुर्ग लोग, युवा, बच्चे सब एक साथ मिलकर प्यार से चल रहे हैं। यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी। तो यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाएगी, साथ ही एक बकरी इस यात्रा में और इस जहां जिस मंच से भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, वहीं पर सुनने के लिए बहुत लोग इकट्ठा थे। बकरी भी आ गई और राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार यात्रा में बकरी भी आई है, उसे तंग मत करो। खैर, लेकिन दूसरी तरफ जिस आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं, वो बीजेपी की धकधकी जो है, धुकधुकी कह सकते हैं, बढ़ा रही है। राहुल गांधी ने साफ ऐलान कर दिया है कि बीजेपी की विचारधारा देश को तोड़ रही है और ये हिंदुस्तान पर आक्रमण है। इस आक्रमण के खिलाफ वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे समाज के हर तबके का साथ मिल रहा है। और दूसरी तरफ एक दूसरी तस्वीर है दोस्तों, बीजेपी ने गुजरात चुनाव से पहले, आपको याद ही है कि गौरव यात्रा की शुरुआत की है। एक नहीं, 5-5 गौरव यात्रा। हालांकि गौरव यात्रा राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वैसी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में लोग पैदल चल रहे हैं, लेकिन गौरव यात्रा में जो यात्री हैं वो रथों पर सवार हैं, राजा महाराजा और राजकुमार जैसे रहते हैं वैसे, वो वाली यात्रा है ये गौरव यात्रा। बीजेपी को उम्मीद थी कि इस यात्रा से वो लोगों को जोड़ पाएगी और इस तरह अपने लिए बहुमत का जुगाड़ कर लेगी। गुजरात की बात कर रहा हूं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि गुजरात में जगह जगह पर उसकी इस गौरव यात्रा का विरोध हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस अनंत पटेल, आपको याद होगा, अनंत पटेल पर हमले हुए और उनके हमले के विरोध में जो है उनके समर्थक हजारों लोग इकट्ठा हुए सड़कों पर और बीजेपी का विरोध किया था। विरोध की ये तस्वीरें बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। आइए जरा देख लेते हैं कि कैसे इस यात्रा का विरोध हो रहा है। आज जब गौरव यात्रा का विरोध हो रहा था तो केंद्रीय मंत्री पीयूष जो हैं वो थे और फाइनली उस यात्रा को आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ हुई। आइए देख लेते हैं, उस विजुअल्स को थोड़ा दिखाते हैं। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन ले आइए। पीयूष गोयल जी, तो देख रहे हैं आप ये जो गौरव यात्रा यानी भाजपा की जो ये रथ यात्रा है, गौरव रथ यात्रा, ये इसके विरोध में कितने लोग इकट्ठा हैं। और यहाँ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी थे और आज विरोध का सामना गुजरात में करना पड़ा। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक राहुल गांधी की यात्रा, पद यात्रा जिसमें राहुल गांधी चल रहे हैं, और दूसरी भाजपा की ये गौरव यात्रा। तो हम देख रहे हैं कि देश की दो प्रमुख पार्टियां इस वक्त दो तरह की यात्राएं निकाल रही हैं। एक विपक्ष में है और लेकिन उसकी यात्रा को जनता का साथ मिल रहा है, और दूसरी तरफ सत्ताधारी जो पक्ष है वो भी अपनी यात्रा निकाल रही है, लेकिन उसके खिलाफ जनता खड़ी दिखाई दे रही है। एक पार्टी के नेता के साथ खड़े होने के लिए जनता खुद ब खुद आगे आ रही है, जैसा अभी राहुल गांधी की जुबानी आपने सुन ली, और दूसरी पार्टी के नेताओं को, सत्ता में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को चुनाव में जीत हासिल करने के लिए चुनावी राज्यों के दौरे करने पड़ रहे हैं। दौरे ही नहीं, दौरे पे दौरे करने पड़ रहे हैं। ये माहौल बता रहा है कि देश की सियासत बदल रही है और जल्द ही इसका असर जो है वो सत्ता बदलने के तौर पर दिखाई दे सकता है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह बीजेपी की सत्ता है, फिर भी उसे चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर और कई तरह की चालाकियों से गुजरना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस उसकी हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और कर्नाटक तो बीजेपी शासित राज्य है ही, वहां बीजेपी की सरकार है इस वक्त, फिर भी यहां सारा माहौल कांग्रेसमय या कहें तो राहुलमय हो गया है।
तो दोस्तों आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या देश में बदलाव का आगाज हो चुका है, क्या राहुल गांधी की ललकार से बीजेपी हो गई है पस्त या परेशान कह लें। तो बहुत सारी बातें, राहुल गांधी के विजुअल्स बाइट्स आप लगातार देख रहे हैं। और आज जो भाषण बेल्लारी में जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अपनी दादी यानी इंदिरा गांधी को याद किया, कर्नाटक से उनका क्या संबंध रहा है, और उन्होंने अपनी मां बेल्लारी से पहली बार सांसद बनी थी उनकी मां सोनिया गांधी, उनको भी याद किया। और बेल्लारी से क्या संबंध है, कर्नाटक से कांग्रेस का क्या संबंध है, ये उन्होंने लोगों को, वहां की जनता को बताई। लेकिन साथ साथ लगातार घेर रहे हैं राहुल गांधी, और 80 लाख रुपए हैं अगर आपके पास तो आप नौकरी पा सकते हैं, पैसे नहीं हैं तो आप पूरी जिंदगी बेरोजगार रह जाएंगे, नौकरी की चिंता या नौकरी की बात भी आप मत करिए। ये तमाम बातें राहुल गांधी कहते हुए सीधा का सीधा हमलावर थे कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर। और बीजेपी आरएसएस की जब वो बात करते हैं तो सत्तारूढ़ जो दिल्ली में भाजपा है यानी मोदी सरकार पर भी वो जबरदस्त हमलावर रहते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें बहुत सारे सवालों के साथ। इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। रविकांत जी आपका स्वागत करता हूं हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, मीनू जी आपका स्वागत है। सुनील शुक्ल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रेम कुमार जी आपका स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे ऑनलाइन एडिटर। अमलेंदु जी आपका भी स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, सीधा आना चाहूंगा प्रेम कुमार जी आपके पास ही। राहुल गांधी के उनकी दो बाइट्स हमने सुनवाई यहां पर, दोनों एक बेरोजगारी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और साथ साथ बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। और खासकर एक विजुअल और आप लोगों के सामने गुजरात की गौरव यात्रा की है, क्या कहेंगे, पहला कमेंट आपका। जी राजीव जी, राहुल जी की जो यात्रा है वो यात्रा कुछ बातों को जो बताने के लिए हुई कि देश के हालात खराब हैं, देश के हालात को निपटने में सरकार विफल रही है, ये सरकार जोड़ नहीं तोड़ रही है और देश को जोड़ने की जरूरत है। इसकी जो तस्दीक कर रही है ताजा जो भुखमरी के आंकड़े हैं, वो भुखमरी के आंकड़ों में खास बात आपको बताना चाहते हैं कि ये तो है ही कि पिछले साल के मुकाबले 6 पायदान नीचे हिंदुस्तान आ चुका है, 106 से 107 पर आ चुका है। लेकिन ये समझिए कि वो म्यांमार जहां से रोहिंग्या भाग भाग कर इंडिया आ रहे थे, वो म्यांमार 71 पोजीशन पर है, 71 पर। डिफरेंस निकालिए तो 29 और 7 36, 36 दूना 72 होता है। यानी बेहतरी के भुखमरी के मामले में देखा जाए तो भारत से 50%, म्यांमार से 50% ज्यादा भुखमरी जो है हिंदुस्तान में हो गया है, उस देश में जहाँ के रोहिंग्या यहाँ आ रहे हैं और दिन रात पॉलिटिक्स होती है। पाकिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान जिसको 1/3 पाकिस्तान डूब गया बाढ़ में, श्रीलंका जहां पर की स्थिति हम जान रहे हैं कि हालात कैसे बिगड़ गए, वो देश भी भुखमरी के मामले में हमसे बेहतर है। और हमसे खराब जो पोजीशन में है वो उन सब देशों का, छोटे छोटे देशों का नाम भी यदा कदा सुनने को मिलता है, वो देश है। यानी 5वीं अर्थव्यवस्था, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था जो हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान का ये जो सच है, काला सच, वो सामने आ रहा है। और इसी वजह से इस यात्रा की अहमियत बढ़ जाती है राजीव जी, कि राहुल गांधी जो यात्रा लेकर निकले हैं और समांतर में जो आपने दिखलाई कि इनसे प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जो यात्रा कर रही है, उन यात्राओं को जनता कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है और राहुल गांधी के लिए जो यात्रा है उनके लिए कैसा जनता रिस्पॉन्ड कर रही है। दोनों तस्वीर उसी सच को बता रही है, कबूल कर रही है कि वर्तमान सरकार में जो केंद्र की सरकार है, 2014 के बाद से 8 साल में देश को ऐसे हालात में पहुंचा दिया है जिससे जनता नाखुश है, बेचैन है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात जरूर है कि नाखुश और बेचैनी को राजनीतिक रूप से व्यवस्था परिवर्तन में देश की राजनीतिक पार्टियां क्या इस्तेमाल कर पाती हैं, क्या ये नाखुशी इस्तेमाल हो पाती है, या कि धर्म के आधार पर
राष्ट्रवाद के आधार पर, झूठे राष्ट्रवाद के आधार पर जनता को फिर से वोट देने के लिए बाध्य कर होना पड़ेगा। और ये सारे मुद्दे, भूख के से जुड़े मुद्दे, पेट से जुड़े मुद्दे गौण हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है और इस यात्रा को, इस चिंता को जगाने वाला मानना चाहिए। जी बिल्कुल, चिंता को जगाने वाला मानना चाहिए। और ऐसे भी बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के खिलाफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये यात्रा है, और इस यात्रा के कई सारे पहलू अब हम देख भी रहे हैं, और जैसा राहुल गांधी के शब्दों में हम लोग सुन भी चुके हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी को सुनाना चाहूंगा जो वो कह रहे हैं कि इस यात्रा का मकसद क्या है, और खासकर एक शक्ति है जो यात्रा को धक्का देती है, आगे बढ़ाती है। 5-7 दिनों के सफर और अब 38 दिनों के सफर में क्या फर्क है, अभी थोड़ी देर पहले जो साथी बाद में जुड़े हैं एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं, और फिर आगे बढ़ेंगे और सीधा मीनू जैन के पास आना चाहता हूं कि क्या कुछ वो इस यात्रा की ही बात नहीं बल्कि गौरव यात्रा जो रथ पर, एक गौरव रथ यात्रा जो है, उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क क्या है वो भी समझेंगे मीनू जी से। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी, शक्ति कैसे उनके साथ है। कुछ दिनों से अब हम भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। 3500 किलोमीटर का सफर है। शुरुआत कन्याकुमारी में की, उसके बाद केरला और अब कर्नाटक। शुरुआत में हम सब ने सोचा था, मैंने भी सोचा था कि 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं, मगर जब हमने चलना शुरू किया, पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन चलना काफी आसान लगने लगा। ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई शक्ति पीछे से पूरी यात्रा को आगे की ओर धकेल रही है। जब भी यात्रा में थकान होती है तो कोई ना कोई दौड़ता हुआ आता है, मदद करके चला जाता है। कभी छोटा सा बच्चा कुछ कह देगा, कभी कोई विकलांग व्यक्ति आके कुछ कह देगा, कभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आके कुछ कह देगा, उन शब्दों से मदद मिल जाती है। और देखिए, ये पहली बार पब्लिक मीटिंग में बकरी आई है, भैया उसको तंग मत करो। ये यात्रा हमने क्यों शुरू की, इसका क्या मतलब है, इसका क्या लक्ष्य है, और ये जो हमें हर रोज मदद मिल रही है, ये क्यों मिल रही है, और ये जो शक्ति हमें मदद कर रही है, ये किन लोगों की शक्ति है, और ये शक्ति हमें क्यों मदद कर रही है। हमने इस यात्रा को नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया क्योंकि हमें लगा, और करोड़ों लोगों को लग रहा है कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा, नफरत की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा देश को बांट रही है, देश को कमजोर कर रही है। हिंदुस्तान पर यह एक प्रकार का आक्रमण है, यह देशभक्ति नहीं है, यह देश के खिलाफ काम किया जा रहा है। आप देखिए, 1 महीने से हम यात्रा में चल रहे हैं। अलग अलग धर्म के लोग, अलग जात के लोग, बुजुर्ग लोग, युवा, बच्चे, सब एक साथ मिलकर प्यार से चल रहे हैं। यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी। तो राहुल गांधी अपनी बात, अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि जब शुरुआती दिनों में कैसे इस यात्रा को लेकर के क्या कुछ सोचा था और उसके बाद कैसे खुद ब खुद आगे बढ़ते चले गए। और आपको बता दूं कि यात्रा 4 अलग अलग राज्यों को पार कर चुकी है, और सबसे पहले तमिलनाडु, उसके बाद केरल, उसके बाद कर्नाटक, फिर थोड़ी देर के लिए आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक।
तो 4 राज्यों को से गुजरते हुए अब ये यात्रा आगे बढ़ रही है। आज बेल्लारी में जबरदस्त सभा हुई और इसी सभा की जो बाइट है ये आपको हम राहुल गांधी के भाषण के अंश को आपके सामने पेश कर रहे थे, सुना रहे थे। लेकिन एक घटना और घट रही है, लगातार घट रही है। वो घटना वो है गौरव यात्रा को लेकर के। जो साथी बाद में जुड़े हैं, माफी चाहूंगा, जो पहले देख चुके हैं फिर से दिखा रहा हूं इस माफी के साथ, क्योंकि कई बार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तस्वीरें बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं। तो एक यात्रा आप लगातार देख रहे हैं राहुल गांधी की, लेकिन दूसरी यात्रा गौरव रथ यात्रा जो चल रही है वो बीजेपी की है और जिसका जबरदस्त विरोध हो रहा है उन्हीं के 27 साल शासित राज्य में। देख लीजिए जरा, और वो भी किसके सामने, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के सामने। सुनने देखिए क्या कुछ तस्वीरें, और उसके बाद सीधे आना चाहूंगा मीनू जैन जी के पास में और समझना चाहूंगा कि आखिर क्या ये जो तमाम चीजें हो रही हैं इसके पीछे क्या कारण है, देश की क्या तस्वीर बदल रही है, देश में क्या बदलाव का आगाज राहुल गांधी ने कर दिया है, ये समझेंगे मीनू जी से। पहले उस तस्वीर को भी देख ले। मीनू जी सीधे आपके पास, दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या कुछ चल रहा है देश में, क्या बदलाव का आगाज या कुछ और? जी, बदलाव तो बहुत विजिबल है, एकदम से साफ दिखाई दे रहा है। माहौल बदला हुआ है, विमर्श बदल गया है देश की राजनीति का, और लोग थोड़ा शायद एक लोगों को एक आश्वस्त महसूस कर रहे हैं कि शायद सूरत बदलेगी, जो इस वक्त माहौल है या जो परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अभी आपने जिक्र किया था, इसमें राहुल गांधी बता रहे हैं कि भी एक शक्ति है जो धकेल रही है यात्रा को, ऐसा लगता है मुझे। एक आध्यात्मिक, जिसको कहते हैं, ये इनका आध्यात्मिक अनुभव है, उसको उन्होंने इन शब्दों में एक्सप्रेस किया है। एक परिचित, बहुत अच्छे परिचित जो अभी यात्रा से लौटे, उन्होंने भी सेम यही शब्द इस्तेमाल किए। उनसे मैंने जब अनुभवों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि एक अजीब सी ऊर्जा है उस माहौल में। जैसे ही आप रैली के उसमें नजदीक पहुंचते हैं तो एक अजीब तरह का उमंग, उत्साह, ऊर्जा का एक संचार होता है, और वो माहौल चार्ज माहौल है वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव उसके बारे में एक कमेंट्री है, एक जो बाहर से गया हुआ व्यक्ति है। दूसरी बात, आपने गुजरात की बात की। देखिए, गुजरात में जो मोदी शाह है, उनकी जो जान है वो सांसद में है। ये बात कल जो चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियां घोषित की हैं उससे भी जाहिर होती है कि अभी तक वो ये मन नहीं बना पाए हैं कि कौन सी डेट रखें। नहीं तो जो कि आमतौर पे होता है अमूमन कि वो सांसद कर देते हैं चाहे तिथियों की घोषणा, चाहे थोड़ा गैप हो, लेकिन इस बार उन्होंने वो सब नहीं रखा है। जो वहां मुझे ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है वो बहुत ज्यादा खतरे की घंटी बता रहे हैं इस बार मोदी के इस चुनाव को, गुजरात के हाँ जी हाँ, उन्होंने ये कहा है, वो ये कह रहे, उन्होंने तो ये तक कहा है कि अगर कांग्रेस शहरी क्षेत्रों की 8-10 सीटों में थोड़ा और पुश लगा दे तो बोले 100 सीट क्रॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप अंदाज लगा लीजिए वो क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं। तो ये जो बात अभी साइलेंट वाली बात आ रही थी, साइलेंट में एक इंपॉर्टेंट बात जो कांग्रेस साइलेंटली जो काम कर रही है उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात गुजरात से निकल के आई है, वहां पे धर्म का जो हिंदू मुस्लिम कार्ड है वो उतनी तेजी से नहीं खेला जा रहा है। जो अर्बन सेंटर्स हैं बीजेपी के, जहां पे हमेशा से वो जीतती आई हैं, 50 से 50+ कुछ सीटें हैं उनकी, तो उन सीटों पे तो उनको आश्वासन है कि वो जीतेंगे ही, कि कोर वोटर है उनका। लेकिन जो सीटें चपेट में आती थी हिंदू मुस्लिम के, वहां अब जो बेरोजगारी और महंगाई से जो खस्ता हाली है, उसमें
लोग परेशान हैं, तो वो एक तो धर्म का कार्ड इसमें उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं खेल पा रहे हैं। दूसरी बात जो काम कर रही है ग्राउंड पे साइलेंटली, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, खाटला परिषद कर रही है कांग्रेस गांवों में, ट्राइबल इलाकों में। वो खाटला परिषद सीधे सीधे उस खाम थ्योरी से जुड़ी हुई है जो माधव सिंह सोलंकी के टाइम में जो उन्होंने कार्ड खेला था, खाम का। खाम मतलब KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी एंड मुस्लिम, इनके कॉम्बिनेशन से उन्होंने 149 सीट्स जीती थी विधानसभा में, जो कि अब तक का हाईएस्ट स्कोर है गुजरात की विधानसभा में। तो कांग्रेस उसी खाम थ्योरी पे दोबारा काम कर रही है। सोशल इंजीनियरिंग वाली बात जो है, वो सोशल इंजीनियरिंग की बात पे काम कर रही है। और वहां उन्होंने कोई नेताओं के ऐसे बड़े बड़े कोई रैली या कुछ नहीं हो रहा है उसमें, जैसे जिग्नेश मेवाणी है उनको दलित इलाका उन्होंने सौंप दिया, जगदीश ठाकुर है वो ओबीसी का इलाका देख रहे हैं। तो अलग अलग जो जिन नेताओं की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से, देखिए इस बार धड़ी वहां जाति का कार्ड खेला जाएगा, और जहां जाति का कार्ड खेला जाएगा वहां डेफिनेटली मोदी को घबराहट होगी, और वो ही घबराहट यहाँ पे आप परिलक्षित हो रही है। और वो साइलेंट जो रेवोल्यूशन है उसका नतीजा सामने आएगा। और यही वजह है कि मोदी जी ने उस डेट को रोक दिया है। अब उसके लिए उनकी रणनीति बनाई जा रही होगी कि हम अभी इलेक्शन डिक्लेयर करें या अभी करें तो कब करें। तो ये वाली बात है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। मेरा जो इंटेंशनल, जो मेरी राजनीतिक मेधा कहती है, मेरे हिसाब से भले ही मोदी जी ने 12 नवंबर को हिमाचल का वोटिंग है और 8 दिसंबर को काउंटिंग है, माना यह जा रहा है कि ये जो बीच की जगह है इसमें गुजरात के इलेक्शन डिक्लेयर होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस जिसको कहते हैं ना धमा चौकड़ी के बीच मोदी जी गुजरात का इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। मेरे ख्याल से पूरा होने देंगे वो हिमाचल का इलेक्शन, क्योंकि वहां बर्फबारी की चिंता है। उसके बाद गुजरात का इलेक्शन वहां डिक्लेयर किया जाएगा। दूसरी बात, आपकी कर्नाटक के बारे में जरा सा एक बात और मैं बोल देती हूँ और रिपीट भी कर देती हूँ। मैंने 2 दिन पहले आया था आपके शो पे, जो राहुल गांधी ने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने वहां पे पूरा रूपरेखा बताई थी। जैसे आज आपकी इस रैली में देखेंगे तो युवाओं की संख्या, बहुत भारी संख्या में युवा इसमें मौजूद हैं। तो वहां भी उन्होंने युवाओं के साथ जो बातचीत करते हुए बताया था, उन्होंने सबसे पहला तो बताया था कि हम पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन में पैसा लगाएंगे, उसमें वो सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट करेगा। नंबर 2, MSME को हम प्रमोट करेंगे और उनके लिए बैंक से लोन और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम युवाओं को प्रोवाइड करेंगे ताकि रोजगार का सृजन हो। और उन्होंने जो ये 2-3 चीजें उन्होंने समझाई थी कि भी ये हमें इसका ये करना है। तो अब MSME का डेफिनेटली, और MSME दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सफर कर रही हैं, तो डेफिनेटली कर्नाटक में भी वो MSME सफर कर रही है। तो राहुल गांधी का उसमें भी कहना है कि वो इसमें भी करेंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि हम निजीकरण को रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर कमजोर वर्गों को सबसे ज्यादा रोजगार देता है, तो हम निजीकरण को रोकेंगे ताकि रोजगार का सृजन हो, लोगों को रोजगार मिले। तो ये एक भविष्य की रूपरेखा आप ये समझ लीजिए नेशनल लेवल पे भी उन्होंने उस दिन लेआउट कर दी थी। जी राजीव जी, बिल्कुल भविष्य की रूपरेखा। आगे हम आएंगे तो क्या कुछ करेंगे। और सबसे ज़्यादा राहुल गांधी का जोर जो है वो बेरोजगारों पे है, और खासकर युवाओं का साथ खूब मिल रहा है। और बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं, और ये तस्वीरें आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो सिर्फ 1000 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है, अभी 3 गुना से ज़्यादा का सफ़र बाकी है। और जैसा हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, जैसी चर्चा हो रही है, और आप जानते हैं कि अब पूरब से पश्चिम की ओर भी एक यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। तो अब अगले 2 साल तक ये तय मानिए कि कांग्रेस यात्राओं पे रहेगी, और उसमें भी राहुल गांधी को एक बहुत ही, क्योंकि अगर कोई भी इंसान किसी चीज़ को एंजॉय करने लगे, ये यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। आध्यात्मिक शक्ति की बात हो रही है, चाहे किसी और शक्ति की बात हो रही हो, लेकिन ये सच है कि जब उस पैदल यात्रा से आप गुजरेंगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि कितने किलोमीटर की दूरी आपने तय कर ली।
क्योंकि लोगों का हुजूम, और उस हुजूम में कोई ऐसा नहीं है कि भीड़ है और कोई एक परेशानियों का सामना करते हुए आप जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो खुद रह करके आया, देख के आया, उस यात्रा में चल के आया, इसलिए मैं अपने अनुभव को भी साझा करके बता रहा हूं कि 12 किलोमीटर का सफर हम लोग रिपोर्टिंग करते करते कैसे हम लोगों ने तय कर लिया, और हमारे कैमरामैन तो उल्टी दिशा में चलते हुए, मुझे जहां तक ध्यान है, मैं मेरे कैमरामैन फारूक की मैं तारीफ करूंगा कि उल्टी दिशा में चलते हुए, क्योंकि मैं सीधी दिशा में चलते चलते रिपोर्टिंग कर रहा हूं, वो उल्टी दिशा में चल रहा है, और 12 किलोमीटर का सफर कब हम लोगों ने तय कर लिया। तो ये कौन सी शक्ति है, शायद राहुल गांधी जिसकी बात कर रहे हैं वो, और उसी को आगे बढ़ा रही थी अभी मीनू जैन जी कि हाँ ऐसा है कि जब आप, और यहाँ किसी इस यात्रा की बात नहीं, किसी भी यात्रा में आप जाइए जहां आपका दिल लगे, उस यात्रा में नहीं जहां विरोध हो रहा हो, जहां विरोध नहीं हो रहा हो, और वहां जाइए, क्योंकि अभी तक कन्याकुमारी से लेकर कर्नाटक तक जो ये यात्रा चल रही है, इसमें वैसे विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है जैसे विरोध का सामना इस रथ यात्रा में गुजरात में करने को मिल रहा है। वो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आना चाहूंगा। रविकांत जी, 2 तस्वीरें, और जब तुलनात्मक अध्ययन करना होता है तो बहुत मजेदार रहता है विश्लेषण, और तुलनात्मक अध्ययन इसलिए भी क्योंकि अब 2 यात्राएं हैं, एक रथ यात्रा है, एक पैदल यात्रा है। क्या कहेंगे? और गुजरात चुनाव को लेकर के खूब बातें हो रही हैं, चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था उसको मानते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि 2 चुनाव, आजू बाजू में चुनाव है, लेकिन दोनों में से एक का, और जैसा अभी मीनू जैन जी कह रही थी, थोड़ा सा जोड़ देता हूं उसमें, कि हो सकता है कि इस हिमाचल के चुनाव के बाद गुजरात का चुनाव हो, 8 दिसंबर के बाद हो, अगर ये भी मान लें तो फिर भाई 12 नवंबर को मतदान करवा के 8 दिसंबर तक आप मतपेटियों को, मतपेटी में एक ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, जैसा हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी कल कह रहे थे कि गर्मी में तो लू लग, ईवीएम मशीन लू से परेशान हो गई थी, और अभी बर्फबारी में क्या ठंड लग जाएगी, फिर कैसे होगा। तो आप 1-1 महीने तक ईवीएम मशीन को रखेंगे भाई, 12 के बाद 14 को, 15 को, 16 को किसी दिन काउंटिंग करवा लेते, हमको भी पता चल जाता, हमको भी महीने भर इंतजार नहीं करना पड़ता। अब इंतजार करना होगा, और अगर जैसा मीनू जी की बात अगर चुनाव आयोग ने मान ली और 8 दिसंबर के बाद अगर चुनाव की घोषणा होती है गुजरात की, तब तो फिर लंबा सफर हो जाएगा। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पर मैं आऊं उसके पहले मुझे कुछ बातें सुन करके और दृश्य देख करके हंसी आ रही थी। एक तो ये एक बम्बैया भाषा का एक शब्द है, बाट लगा देना। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने मोदी जी की बाट लगा दी। एक तो 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, और उसमें भी उन्होंने कह दिया है कि कोई शक्ति है जो हमको लगातार प्रेरित कर रही है। अब बेचारे मोदी जी की ईडी, सीबीआई, आईबी, रा इसके पीछे लगेगी कि वो कौन सी शक्ति है, इसको पकड़ा जाए ताकि ये यात्रा किसी तरीके से रुके। दूसरा, अब लोग देख रहे होंगे कि असल में दाढ़ी कैसे बढ़ती है। वो जो मोदी जी ने बढ़ाई थी वो सेटिंग करके और कितना करीने से बढ़ाई होगी, और राहुल गांधी तो एकदम बीहड़ किस्म की जो दाढ़ी बढ़ी हुई है, उस समय एक प्राकृतिक भाव और वो दिख रहा है, तो लोग इसकी भी तुलना करेंगे ना। और दूसरा, मोदी जी की ब्रांडिंग हुई, हाउ डू मोदी, और पता नहीं कौन कौन से कार्यक्रमों के जरिए बड़ी बड़ी भीड़ और 3D वो दृश्य। लेकिन यहां तो लोग जिस उत्साह से आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, बड़े भावुकता के साथ मिल रहे हैं, अपने पुराने अनुभव शेयर कर रहे हैं। जैसे आज एक बुजुर्ग महिला ने 2 खीरे देते हुए राहुल से कहा कि उस खेत के हैं जो मुझे मिला था भूमि सुधार के जरिए इंदिरा गांधी के समय पर, और इससे कीमती तोहफा मेरे पास नहीं हो सकता आपके लिए। तो ये जज्बात उसमें निकल करके आ रहे हैं। तो जो भी ब्रांडिंग थी लंबे समय तक की मोदी जी की, वो ऐसे लग रहा है कि धराशायी हो रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कैसे लगता है जैसे बाट लगा दी हो राहुल गांधी ने। दूसरा, प्रेम कुमार जी बड़े चिंतित हो रहे थे, कह रहे भाई देखिए हंगर इंडेक्स में तो भारत कहां पहुंच गया।
अब आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से थोड़ा सोचिए। वो बड़ी योजना है कि इस देश से रोहिंग्या को वापस भेजने की। बहुत सारे जो गरीब हैं वो अमीर देशों में जाएंगे ना, बांग्लादेश जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, नेपाल जाएंगे। ये जो दलित हैं बेवजह अंबेडकरवाद का झंडा उठाए घूम रहे हैं, इनको भी नेपाल की तरफ भगाइए। उनको जो विश्व गुरु भारत एकदम जगमगाता चमकमाता हुआ मोदी जी के पूरे उस तस्वीर के साथ, वो भारत चाहिए। तो इसमें गरीब गरीब लोगों की क्या जरूरत है? तो ये योजना है और मोदी जी ने बड़ा सोच समझ के ही किया है ना भाई। मोदी जी जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। तो ये गरीबों को बाहर भेजो वाली योजना है, इसलिए ये हंगर इंडेक्स में भारत बहुत पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल, लेकिन सच्चाई ये है, मैं अब थोड़ा गंभीर हो जाता हूं। राहुल गांधी के इस पूरे यात्रा में जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे नेहरू जी का एक अब मैं तो पढ़ा ही हूं, मैंने वो देखा नहीं है, एक जमाना याद आ रहा है जब वो बिहार के पटना में एक भाषण देने के लिए अपनी पूरी पार्टी के साथ गए हुए। ये आजादी के बाद का वाकया है, इंदिरा गांधी ने उसको लिखा है। और पटना में वो भाषण देख करके जब नीचे आते हैं तो बहुत सारे लोग नेहरू जी से मिलने के लिए बेताब है। एक बुजुर्ग जो बहुत दूर से आए थे पैदल चल के, वो बेचारे उस तपती धूप में बेहोश होकर के गिर जाते हैं। कांग्रेस सेवा दल के जो कार्यकर्ता होते थे वो टब रखे रहते थे, पानी भरे हुए टब, उसमें जो भी बेहोश होता था उसको डुबकी लगवाते थे तो उसको होश आता था। ऐसे ही एक बुजुर्ग जो बेहोश होकर गिर गए थे तो कांग्रेस के सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने उनको उठाया और टब में ऐसे डुबोया और जब खड़ा किया तो बेचारे चिल्लाए कि अरे मैं तो मर गया होता, मैं जिंदा बच गया, पता नहीं कैसे। और तब तक नेहरू जी भाषण देकर के नीचे से गाड़ी में बैठ चुके थे और जैसे ही निकले तो वो जो बुजुर्ग थे वो कुछ ऐसे ही कह रहे थे कि मैं तो जिंदा लौट के जा रहा हूं, बहुत पड़ा वो कुछ हुआ। तो नेहरू जी ने गाड़ी रुकवा ली और उसके बाद उनसे पूछा कि अरे क्या हुआ है? तो वो बुजुर्ग आदमी नेहरू जी को पहचानता नहीं था। तो उसने कहा कि आए तो थे पंडित जी से मिलने, पंडित जी को देखने, लेकिन यहां तो जान चली गई होती। अब नेहरू जी ने कहा तो अच्छा क्या चाहते हो? तो कहा कि तुमसे क्या चाहते हैं? तब किसी ने कहा, श्री कृष्ण सिंह भाग करके आए और लोग भाग करके आए, तो कहा कि अरे यही पंडित जी हैं, क्या चाहते हो बताइए, पंडित जी तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो उसने बड़े भाव बेहवाल होकर के नेहरू जी से कहा, पंडित जी बस पैर छूना चाहता हूं। ये था पंडित नेहरू का जलवा, लोगों के बीच में वो आकर्षण। और इसी किस्म का, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े व्यक्तित्व, लेकिन राहुल गांधी से लोग जिस तरह से लिपट रहे हैं, मिल रहे हैं, भाव बेहवाल हो रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे वो पुराना दौर सजीव हो रहा है। मैंने नेहरू को नहीं देखा, लेकिन मैं ये सीना ठोक करके कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये कह सकता हूं कि मैंने राहुल गांधी को देखा इतनी लंबी यात्रा करते हो। ये ऐतिहासिक पल है और इसके जरिए राहुल गांधी उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो आज जिन पर बात होनी चाहिए। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और उन महामानवों ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो अभी पैट का एग्जाम हुआ उसकी आप तस्वीरें देख लीजिए, जहां गिरते पड़ते जो प्रतियोगी छात्र हैं वो कैसे ट्रेन में जा रहे हैं, उनको ट्रेन नहीं मिल रही। एक भयावह दृश्य है बेरोजगारी का और भुखमरी का आलम, जिसका जिक्र तो प्रेम कुमार जी ने किया कि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में भारत पहुंच गया है। क्या यही विश्व गुरु भारत है? बाबा साहब अंबेडकर ने अपने अंतिम भाषण में 25 नवंबर 1949 को बहुत सकुचाते हुए कहा था कि भारत बनता हुआ राष्ट्र है। उस बनते हुए राष्ट्र को जो तोड़ने की कोशिश हो रही थी, उसे फिर से राहुल गांधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक भी है और वर्तमान को सृजित करने वाला है। और इसीलिए इस यात्रा की प्रशंसा भी हो रही है, वो विजुअल्स भी इस बात को कह रहे हैं। और दूसरी तरफ वो जो रथ में निकल रहे हैं,
रामचरितमानस की एक चौपाई है, रावण रथी बिरथ रघुवीरा। सारी शक्तियां रावण के पास, लेकिन राम परेशान भी बहुत होते हैं और ऐसे लगता है कि अब नहीं तो आप पराजित हो जाएंगे। निराला ने लिखा राम की शक्ति पूजा में कि हाय उद्धार प्रिया का हो ना सका। ये भाव राम के मन में उमड़ रहे। अब जो स्थितियां इस देश की हैं, मैं उस मिथक से और उस लिटरेचर से जोड़ रहा हूं कि ये जो विरथ है, जो पैदल है, वो उस रावणी शक्ति का मुकाबला कैसे करेगा ये तो सवाल है, लेकिन वो विजयी होगा ये तो दिखता है। और वही वो शक्ति है जो राम की शक्ति पूजा में है। वो शक्ति जो अदृश्य है, वो मैं थोड़ा आध्यात्मिक हो रहा हूं कि वो आध्यात्मिक शक्ति है जो उनको प्रेरित कर रही है, लेकिन असल में ये जो शक्ति है वो भारत के लोगों की शक्ति है, उन करोड़ों लोगों की शक्ति है। वो जो जिनका जिक्र किया, बुजुर्ग, यहां तक कि विकलांग महिलाएं, बच्चे, उनकी हंसी, उनकी भाव विह्वलता, उनका रुदन, ये वो शक्ति है जो राहुल गांधी को इस यात्रा के लिए प्रेरित कर रही है। और निश्चित रूप से ये इसका एक अध्याय तो बन ही रहा है, वर्तमान को संवारने का भी एक बड़ा अध्याय लिखा जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो रथ में सवार हैं वे पैदल हो जाएंगे, और जो पैदल है वो इस देश के लोगों के भले के लिए काम करेगा, ये ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, आपने विश्लेषण और उसमें भी नेहरू जी की जो बात रखी, ये ऐतिहासिक तथ्य बहुत लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तुलनात्मक बातें होती रहेंगी राहुल गांधी और पिछले जो हमारे देश में ऐसी यात्राएं हुई हैं, उन यात्राओं का जिक्र भी, क्योंकि 1000 किलोमीटर की यात्रा कम नहीं होती है। सुनील शुक्ल जी, 1000 का जश्न मनाना चाहिए ऐसे कांग्रेस को। 4 स्टेट, किसी ने सोचा नहीं होगा। राहुल गांधी के बारे में क्या क्या नहीं बातें होती थीं, जो बाहर निकलने की कोशिश करते थे, निकलते नहीं थे। कुछ लोगों बहुत ऐसी बातें, हालांकि राहुल गांधी ने, राहुल की एक तस्वीर जो मीडिया के अंदर और एक तस्वीर राहुल की अपनी भी है, 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। जो तस्वीर, जो ओरिजिनल तस्वीर राहुल की थी, उन तस्वीरों से लोग रूबरू नहीं थे और अब रूबरू हो रहे हैं। ओरिजिनली राहुल गांधी ऐसे ही थे जैसे आज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊपर से ढकने की कोशिश हुई थी। क्या लगता है आपको सुनील शुक्ल जी, पर्दा अब हट रहा है? और अगर पर्दा हट रहा है तो क्या कुछ और होने वाला है, जो बदलाव का आगाज हम लिख रहे हैं? धन्यवाद राजीव जी। एक तो आप रियासत की रथ यात्रा और रियाया की पद यात्रा, दोनों की तुलना आप जो कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। आप रियासत के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर हम रथ पे नहीं चलेगी रियासत, तो कैसे चलेगी? इसलिए, और एक व्यक्ति जो रथ पे चल रहा है, रियासत रथ पे चल रही है, उसको रथ को लोग चलने नहीं दे रहे हैं। और रियाया जो पद यात्रा कर रही है, उसको लोग अपने कंधे पे बैठाए हुए हैं। और ये अनायास नहीं है। सवाल यह नहीं है कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, सवाल यह नहीं है कि इस देश में महंगाई बढ़ रही है, सवाल यह भी नहीं है कि इस देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, सवाल यह भी नहीं है कि इस देश के मुद्रा का लगातार अवमूल्यन होता जा रहा है। सवाल यह है कि आज की रियासत इन सभी मुद्दों पे मौन है, इस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज जो उत्तर प्रदेश सीटी का एग्जामिनेशन था, वो केवल लखनऊ में नहीं राजीव जी, इस प्रदेश के हर जिले में रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर चलने की जगह नहीं थी। और यह इम्तिहान कराने वाले लोगों की दुर्दशा देखिए कि ये आज उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित है, जहां आना जाना मुश्किल है। वहां में रहने वाले विद्यार्थी निकल करके कैसे इम्तिहान देने जाएंगे, इसकी चिंता भी किसी को नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि जिस बात को लेकर के, जिस हमले, जो आपके तीर के जिन बातों को लेकर आप तीर चला रहे थे कि राहुल गांधी एक अगंभीर नेता है, राहुल गांधी को इस देश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी डायनेस्टी से निकले हुए नेता हैं, उनको इस देश की समझ नहीं है, वो सभी तीर आपके खत्म हो गए। आज आपके पास एक टूटा हुआ धनुष और खाली तरकश है, जो आपके किसी उपयोग का नहीं है। विचलित होना तो स्वाभाविक है, रियासत का विचलित होना स्वाभाविक है।
राहुल गांधी ने जो 1000 किलोमीटर की यात्रा, है सामान्य यात्रा नहीं होती। आज के दौर में लोग 1000 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से नहीं करना चाहते हैं। पद यात्रा तो छोड़ दीजिए, आप कहते हैं कि जहाज से जाऊंगा, ट्रेन से नहीं जाऊंगा। इतने दिन, इतनी रात, इतने दिन कौन ट्रेन में बैठा रहेगा। उस दौर में एक आदमी सड़क पर चल रहा है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है, आप तो निकले हैं लोगों से मिलने के लिए, अपनी बात करने के लिए। लोग आपसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आपसे अपनी बात करने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है। लेकिन हुजूम का हुजूम उमड़ के आ रहा है। लोग कई किलोमीटर पैदल चल करके आते हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए, अपनी बात को, अपनी संवेदनाओं को उनके सामने रखने के लिए। और ऐसे में संवेदनहीन रियासत के साथ को चिंतित होना स्वाभाविक है। जब आप किसी बात को सुनेंगे नहीं, आप केवल एक काल्पनिक महल तैयार करके रखेंगे, ताश के पत्ते पर अपने महल तैयार कर रखेंगे, तो आपका स्वाभाविक है विचलित होना। आप कहते तो हैं कि अब गुजरात में कोई लड़ाई नहीं है, और लड़ाई नहीं तो शांत हो जाइए। अगर यह इसमें केवल निर्वाचन आयोग की आलोचना नहीं महत्वपूर्ण है राजीव जी, कि निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश के साथ चुनाव की घोषणा नहीं की, और भारत इस जो रियासत है वह इस बात से कह के नहीं बच सकती है कि एक स्वतंत्र संगठन है, उसका अपना निर्णय है। अगर निर्वाचन आयोग किन्हीं कारणों से चुनाव की घोषणा करने में पीछे हट रहा हो, तो यह रियासत की जिम्मेदारी है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कहे कि आप निश्चित समय पर संवैधानिक दायित्वों को पूरा कीजिए, सभी तरह की सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। गोया कि इंतजामिया इस आश्वासन देने में विफल है। यह निर्वाचन आयोग की अपनी मजबूरी नहीं है। अगर और अपने आप में साबित है कि निर्वाचन आयोग अगर दोनों, यह अब तक के इतिहास से दूसरी बार हो रहा है, और लोग कह रहे हैं कि किस परंपरा का पालन कर रहे हैं। 2017 के पहले गुजरात और हिमाचल के चुनाव कब अलग अलग घोषित हुए थे, किस साल में घोषित हुए थे? दोनों चुनाव एक साथ घोषित हुए हैं और साथ साथ कराए गए हैं, उसके बाद साथ साथ उनकी मतगणना हुई है जी। लेकिन अंतिम समय पर झांसा दे, देखिए ऐसा ना कि जो किसी सरकार का जादू है वह अंतिम समय तक ही काम आता है। हाल से निकलने के बाद सबको समझ में आ जाता है कि यहाँ का धोखा है। लेकिन आप हाल में बैठे रहें और किसी सरकार के जादू के प्रभाव में बने रहें, इसके लिए आवश्यक है कि अंतिम समय में जादू दिखाया जाए। अंतिम समय की घोषणाएं, अंतिम समय पे कार्यक्रमों का उद्घाटन, अंतिम समय में लोगों को दिए गए आश्वासन, इसमें लोगों को फंसा के रखने की यह कोशिश है कि अगर आज चुनाव की घोषणा हो जाए और 1 महीने के बाद चुनाव हो, तो नहीं हो सकता है कि जो आप लोगों को झूठ फरेब में फंसाने की कोशिश करेंगे उसका असर न रह जाए। तो व्यक्ति बच के न निकल पाए उस माया जाल से, इसकी ये कोशिश है। और इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है कि अगर आप निर्वाचन आयोग को आपको आश्वासन देना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आप अपने दायित्वों का पूरा कीजिए, सरकार तैयार है कराने के लिए। यही हालात यही है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं। गुजरात की स्थिति क्या है? गुजरात की स्थिति में जो आदिवासी जिले हैं वहां पे आदिवासियों के जुलूस निकल रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे जुलूस निकल रहे हैं, और सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ। आपने किया क्या वहां? सवाल है कि वहां के किसानों को आपने क्या दे दिया? व्यापार की स्थिति क्या है? अगर व्यापार की स्थिति इतनी ही अच्छी होती तो सूरत जैसे नगर निगम में आपको त्योहार का सामना नहीं करना पड़ता। वो शहरी इलाका है, वहां के व्यवसाय को आपने बर्बाद किया और लोगों को बढ़ने के लिए कोई अवसर नहीं दिए जी। पूरे के पूरे प्रदेश बर्बाद हैं, और इन चीजों से आप बच नहीं सकते। आप कोई रथ यात्रा निकाल लीजिए, और ये चुनाव का जब मौका आता है तभी राजीव जी लोग भी सक्रिय हो जाते हैं अपनी बात कहने के लिए। बाकी दिनों में तो सबको डर लगा रहता है कि ईडी ने आ जाए, सीबीआई ने आ जाए, आईटी ने आ जाए, ना आ जाए, ना जाए। चुनाव में किसको भेजेंगे आप? वो जमात जो ट्रक के सामने वापस जाओ का नारा लगा रही है, उसमें किसी की पहचान करेंगे? तो एक मौका भी है लोगों के सामने। इसलिए यह सरकार जो 25 साल से गुजरात में है, अपने दायित्वहीनता के आरोप से बच नहीं सकती। जो पिछले 8 साल से सरकार केंद्र में है, वह जन सामान्य के मुद्दों से और प्रमुख मुद्दों से आंख छिपाने के आरोप से बच नहीं सकती। इस आरोप से नहीं बच सकती है कि इसने युवाओं के साथ धोखा किया है। इस आरोप से नहीं बच सकती है कि इस देश में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या किए जाए, इस पे उसने कुछ भी नहीं किया। इस आरोप से नहीं बच सकती है कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को संकट में डालने का प्रयास किया। इस आरोप से नहीं बच सकती है कि संघीय ढांचे के ऊपर लगातार हमलावर रही है।
इस आरोप से नहीं बच सकती है कि चुनी हुई जनता के सरकारों को गिराने और उस सरकार को न चलने देने के लिए इसने प्रयास किए हैं। इस आरोप से नहीं बच सकती है कि लोगों की आवाज कैसे दबा दी जाए, इसके लिए इसने प्रयास किए हैं। कैसे लोग मौन रहेंगे? जब मौका आएगा लोग बात कहेंगे अपनी। और राहुल गांधी की इस यात्रा ने संयोग से इस देश के परिदृश्य, इस चुनावी विमर्श को बदला है। लोगों को ताकत मिली है कि अपनी बात कहनी है और जोरदारी से कहनी है। जी बिल्कुल, लोगों में एक ऊर्जा का जो प्रवाह है वो राहुल गांधी की इस यात्रा से दिखाई दे रहा है। आना चाहूँगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, क्या 1000 दिन की यात्रा, 1000 किलोमीटर की यात्रा, माफ़ करें, 1000 किलोमीटर की यात्रा, और बिल्कुल सही कह रहे थे सुनील शुक्ल जी की 1000 किलोमीटर अगर जाना हो तो ट्रेन भी नहीं, आप सोचते हैं कि फ्लाइट से चले जाएं, घंटा 1.5 घंटे में वो सफ़र हो जाएगा। और यहाँ पैदल चलना 38वां दिन आज है और लगातार अपने आप में सोचा नहीं था किसी ने कि राहुल गांधी ये कारनामा कर दिखाएंगे। और कारनामा ऐसा कि अब लोग बोलने लगे हैं, जुबान खोलने लगे हैं। जो डरते थे उनके अंदर से डर खत्म हो रहा है। कैमरे के सामने आने से डरते थे, कैमरे के सामने आने लगे हैं। क्या यही परिवर्तन की पहली पायदान है, पहली सीढ़ी है? अमलेंदु उपाध्याय जी। निश्चित तौर पर राजीव जी, डर का निकलना जो है यही पहला पायदान है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है उन्होंने इस पहले पायदान को पार कर दिया है। लोगों के अंदर से डर निकालने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। और देखिए, ये सरकार जो है वो डर के ऊपर ही कायम है। इसकी पूरी राजनीति डर के ऊपर है और ये हिंदुओं को डरा के जो है सरकार में बनी हुई है। जो देश का बहुसंख्यक समाज है उनके अंदर जो है इसने डर पैदा किया हुआ है। लोगों को लगता है कि आप दलितों को डरा रहे हैं, कि अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं। ये अल्पसंख्यकों दलितों को नहीं डरा रहे हैं, ये जो देश का बड़ा हिंदू समाज है उसको डरा रहे हैं और उसको डरा करके ही ये सत्ता में बने हुए हैं। और रोज डराते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। राहुल गांधी निश्चित तौर पर लोगों के मन से उस डर को निकाल रहे हैं और यही लोगों के मन से डर का निकलना जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर पैदा करता जा रहा है। तो ये डर की राजनीति जो दोनों तरफ से हो रही है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के मन में डर पैदा कर रही है और राहुल गांधी जो है लोगों के मन से डर निकाल रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से डर की राजनीति जो है ये हो रही है। अब देखना ये है कि जीतती जो है वो कौन सी राजनीति है, लोगों के मन में डर पैदा करने वाली है, लोगों के मन से डर निकालने वाली। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है जस्टिस मार्कंडेय कार्ड, उन्होंने कल एक ट्वीट किया कि ये जो है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की ये सिर्फ एक स्टंट है और भारत के लोग जो हैं वो सांप्रदायिक तौर पे बहुत बुरी तरीके से विभाजित हो चुके हैं। जब चुनाव आता है तो वो जाति और धर्म के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन जो एक स्थापित तथ्य हो जाता है और जरूरी नहीं है कि हर बार वही दोहराया जाए। और कभी कभी बहुत से जो है अजूबे हुआ करते हैं और जो स्थापित तथ्य होते हैं, जो परंपराएं होती हैं वो टूटा करती हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि जिनके लिए कहा जाता था कि चांदी के चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं, जिनको भारत की जानकारी नहीं है, घर से निकलते नहीं हैं, उनके मुख्यमंत्री जो है वो 6-6 महीना जो है वो उनसे मिलने के लिए इंतजार करते रहते हैं। तो वो आदमी जो है वो 1000 किलोमीटर सड़क जो है वो अब तक नाप चुका है और उस 1000 किलोमीटर सड़क नापने के बाद जाने कितनों को पैदल कर चुका है और आगे आने वाली जब तक ये यात्रा पूरी हो जाने कितने पैदल हो चुके होंगे। और खतरा भी यही है, जो खतरा असली है वो यही है कि जो सिंहासन पर बैठे हुए लोग हैं, तो वो सिंहासन की जिनको आदत पड़ जाती है और जो समझ लेते हैं कि अब तो ये 56 इंच का सीना हमारा जो है अकेला हकदार है सिंहासन का, तो सिंहासन जब डोलना शुरू होता है तो बड़ी दिक्कतें पैदा होती है। मुझे लगता है कि सिंहासन जो है वो डोलने की शुरुआत हो चुकी है। वो सिंहासन डोलता है पूरा कि नहीं डोलता है, सिंहासन से लोग उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, वो एक अलग का मसला है। वो क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे बहुत से कारक होते हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था कि सिर्फ जनता जो है वो सिंहासन से ना उतार सकती है, जनता पे सिंहासन पे चढ़ा सकती है, क्योंकि जनता तो वोट देके आ ही रही है। पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता वोट देकर के आती है और किसी को भी वोट देकर के सरकार किसी की बन जाती है, तो वो एक अलग का मसला है। लेकिन अगर जनता के हाथ में बाकायदा जो है, मतलब वास्तव में अगर ये शक्ति है, और जो था अब तक की 70 सालों का लोकतंत्र, हमारा जो जवान लोकतंत्र है 70 साल का, उसमें था कि जनता जो है माई बाप होती थी और कहा जाता था कि हर 5 साल के बाद जो है वो जनता जो है वो असली राजा होती है। तो अगर हर 5 साल के बाद जनता असली राजा होती है
तो निश्चित तौर पर जो सिंहासन पर बैठे हुए लोग हैं उनकी कुर्सी डोलना शुरू हो चुकी है। मैं इस चीज को समझ रहा हूं, हो सकता है सिंहासन पर बैठे हुए लोग इस चीज को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। बहरहाल कुल मिलाकर के राजीव जी आज जो स्थितियां हैं सोशल मीडिया पे, जो जिस तरीके से चीजें वायरल हो रही हैं और जिस तरीके से मीडिया से गायब किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें निकल के आप देखिए आज अमित शाह जी हिमाचल में थे और क्या कहा हिमाचल में अमित शाह जी ने? हिमाचल में अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो केवल आग लगाना जानती है, प्रधानमंत्री केवल विकास पर ध्यान देते हैं। ये अब हमारे जो है गृह मंत्री कह रहे हैं। अब यानी राहुल गांधी तो जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए भारत जोड़ने के लिए, और जो राहुल गांधी कह रहे थे कि केरोसिन छिड़क दी गई है, तो जिन्होंने केरोसिन छिड़की है उन्हें आग ही आग दिखाई पड़ रही है। अब वो आग की ही बात कर रहे हैं। और विकास ऐसा है कि आज ही भी देख रहा है, कल भी मैंने बात की थी, कल या परसों ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उदाहरण मैंने दिया था। उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की आई है कि 1 साल पूरा नहीं हुआ है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस बने हुए, और 500 से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं जो हैं उस एक्सप्रेस वे पे हो चुकी हैं अब तक। तो ये आपका इस का विकास का मॉडल है जो आप जिस विकास को तैयार कर रहे हैं। 15 मीटर गहरा जो एक्सप्रेस वे धंस जाए और गाड़ियां उसके अंदर गिर जाए, ये आपका विकास का मॉडल है। तो जिस पे आप विकास कर रहे हैं, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं लगातार, तो ये जो मैं बात लगातार कह रहा हूं, तो ये भी जो है अटैक कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा तो निकली भारत जोड़ने के लिए बीच में करना गया है। और कर्नाटक ऐसा प्रदेश है जहां से कांग्रेस को लगातार ऊर्जा मिलती रही है और वहां चुके हैं। तो राहुल गांधी ने जो आज कर्नाटक को लेकर के जिस तरीके से हमले किए वहां की सरकार के ऊपर, तो वो तो वही जो आरएसएस का कार्यकर्ता था वो जिसने आत्महत्या की और 40% उसका आरोप लगाया रिश्वत का, उससे ठेके मंत्री जो नेता है ईश्वरप्पा जो उनके मंत्री थे, तो आपने ईश्वरप्पा का इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन ईश्वरप्पा की मुझे पता नहीं गिरफ्तारी अभी तक हुई है कि नहीं, ये मुकदमा पर कायम हुआ कि नहीं हुआ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए। और अगर नहीं हुआ तो फिर आपने इस्तीफा क्यों ले लिया? और अगर आपने इस्तीफा ले ही लिया था तो वो मुकदमा वो कायम होना चाहिए था, जेल जाना चाहिए था ईश्वरप्पा जी को। बिल्कुल। इसी तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता वहां के मंत्री का जो बीच में बयान जारी वायरल हुआ ऑडियो कि हम तो सरकार किस तरीके से घसीट रहे हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, सरकार हम चला नहीं रहे, सरकार को घसीट रहे हैं। और बाद में फिर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं बोम्मई साहब के बेटे जो इस समय वहां मुख्यमंत्री, उनका बयान आया कि ऑडियो तो उन्हीं का, लेकिन वो किसी और संदर्भ में कह रहे थे। किसी और भी संदर्भ में कह रहे हो, किसी भी संदर्भ में कह रहे हो, संदर्भ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके मंत्री ने ये तो कहा कि आप सरकार बाहर घसीट रहे हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, चुनाव में किस तरह की सरकार चले। तो ये जो सारी यहाँ जिस तरीके से, और जो प्रधानमंत्री बाबा कहते थे, दावा करते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस, जिस तरीके की चीजें भाजपा शासित राज्यों से आ रही हैं सामने निकल करके, ये निश्चित तौर पे बड़ी चिंता को जो है वो जन्म देती है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ने की यात्रा पर निकले हुए हैं, भारत को तो जोड़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ अपना जो राजनीतिक जिम्मेदारी है मुझे लगता है उसको भी पूरा कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगता है अब ये होगी कि राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में होंगे। 17 अक्टूबर को चुनाव हो जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष का, 19 अक्टूबर को नया अध्यक्ष बन जाएगा काउंटिंग के बाद। उसके बाद फिर जब एक स्थायी अध्यक्ष कांग्रेस के पास होगा, तब मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति जो है वो थोड़ा और चमक करके आएगी, क्योंकि जो संगठन के काम होंगे वो पूर्णकालिक अध्यक्ष और राहुल गांधी भारत को जोड़ेंगे और जो अध्यक्ष होगा वो कांग्रेस को जोड़ेगा। जी हाँ जी, कांग्रेस को जोड़ेगा और कांग्रेस को मजबूत करेगा। लेकिन प्रेम कुमार जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, 17 तारीख बिल्कुल सही, इन्होंने थोड़ा सा इस विषय में बात करना भी चाह रहा था। 17 को चुनाव है कांग्रेस के अध्यक्ष का, और जहां तक अब माना जा रहा है कि एक तरफा चुनाव दिखाई दे रहा है, खड़गे बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, और आज इस सभा में भी थे, बेल्लारी की सभा में भी थे। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी पहले थोड़ा सा अनमने ढंग से थे कि नहीं, उनको इस सभा में न बुलाया जाए, लेकिन फाइनली क्योंकि वो उन्हीं का स्टेट है कर्नाटक, और वहां पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ इस चुनाव के बाद, अध्यक्ष मिलने के बाद, और जो दोनों चुनाव हैं यानी हिमाचल प्रदेश के चुनाव और गुजरात के चुनाव, जब अध्यक्ष भी कांग्रेस के पास है, अध्यक्ष संगठन का काम करेगा, कांग्रेस की चुनावी दूसरे राज्यों की गतिविधियां देखेगा, राहुल गांधी एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, तो आज जो कांग्रेस है, 17 तारीख को चुनाव है, 19 तारीख को चुनाव की घोषणा है, कांग्रेस के अध्यक्ष की घोषणा है। आज की कांग्रेस और आज 15 तारीख, आज से 4 दिन बाद की कांग्रेस में क्या फर्क आप देखते हैं, और उसका आने वाले चुनाव पर क्या फर्क देखते हैं?
जी राजीव जी, जो अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के होने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ऑब्वियसली लगता है तो वो बहुत खुशनसीब अध्यक्ष होंगे कि उनको इतना बड़ा बिल्डअप मिल रहा है भारत यात्रा के रूप में। ये एक ऐसा बिल्डअप है जो कि अब तक किसी और अध्यक्ष को नहीं मिला होगा कि पूरे देश एक ऐसे सबकी कांग्रेस कह सकते हैं कि सबसे बुरी दौर से गुजर, और वह समय में कांग्रेस का बीते राहुल गांधी जी के इस्तीफा देने के बाद में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष भी न रहा हो, तो उसके बाद जब वो पार्टी की बागडोर संभालने जा रहे हैं, ऐसे समय में एक ऐसी यात्रा जिसने जान फूंक दी है पार्टी में, एक ऐसी यात्रा जिसने देश की सियासत अब नए सिरे से बदलने का काम किया है। और कुछ समय पहले जहां ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत को चुनौती देने का मादा विपक्ष में नहीं है, उस सोच को इस यात्रा ने बदलने का काम किया है और ये यात्रा उत्तरोत्तर अभी बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष होंगे उनके लिए काम बहुत आसान हो जाता है, लेकिन चुनौती बड़ी है, काम इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आपको याद होगा सीताराम केसरी जी भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, लेकिन सीताराम केसरी मैं इसलिए तुलना कर रहा हूँ कि वो भी दलित से आते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समाज से आते हैं। सीताराम केसरी जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती संगठन को मजबूत करने की, और उनके समय में ये कांग्रेस की ये स्थिति हो गई थी कि हिंदी पट्टी से तो कांग्रेस तब जो गायब हुई थी आज तक है। तो उस दौर में सीताराम केसरी जी ने बहुत मेहनत करके पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की थी, और वो नरसिम्हा राव जी से सांगठनिक रूप में बैर लेकर के भी उन्होंने इस काम को किया था। आज जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में वैसी चुनौती नहीं है, इनके सामने चुनौती है कि देश की राजनीति के बरक्स कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को इस रूप में खड़ा करें, मुद्दों को चुने और वो उन मुद्दों के आधार पर संगठन का विकास जनता से कनेक्ट करें। सामने हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, नए अध्यक्ष के लिए तत्काल तो ये दो चुनाव होंगे। हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है, जनता बेचैन है सरकार बदलने के लिए। ये इस बात से पता चलता है कि सारे पूर्वानुमान जो हैं वो पोल लेकर के बैठे हुए हैं, इलेक्शन डिक्लेयर हो उसी दिन हम बताएं कि भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही। ये जो बोलने की बेचैनी है पोल में, सारे पोल चलाने वाले सर्वेयर्स में ये बेचैनी बता रही है कि वहां पर मामला गड़बड़ है। वहां जो सेब उत्पादक है, किसानों का मामला है, ये सारी नाराजगी उपचुनाव में दिखी है और बहुत बड़ी नाराजगी है हिमाचल प्रदेश में। तो वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत जाती है कांग्रेस पार्टी, जो निश्चित रूप से जीतेगी। और इसी डर से बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है कि एक साथ चुनाव कराएंगे तो कहीं माहौल का असर गुजरात में भी न पड़ जाए, तो फिर से रणनीति को, स्ट्रेटजी को बदल। तो ऐसे समय में कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे वाकई खुशनसीब अध्यक्ष होंगे अगर वो हिमाचल चुनाव जीत करके पेश कर देते हैं पार्टी की झोली में। और ये यात्रा उस समय और आगे जब कश्मीर तक पहुंचेगी, तो उसके बाद जब हिंदी पट्टी होते हुए जाएगी, तो देश की राजनीति को बदलने का काम कर। ये इस यात्रा का महत्व है। वो बारिश वाला जो भाषण था राहुल गांधी जी का, वो निर्णायक माना जाएगा हमेशा के लिए। उसने देश की राजनीति को बदलने का काम किया है। ऐसे बारिश में तो झूम के गाना भी गाते हैं, बारिश में झरने में बैठ करके भी लोग फिल्म शूट कराते हैं, वो या फिर नहाने वाले घर की वाली बारिश को छोड़ दीजिए। ये जो प्रकृति के बीच में बारिश, और उस बारिश में जनता का सैलाब, और उस जनता का वो रिस्पॉन्स, वो बताता है कि वो बारिश आम बारिश नहीं थी, वो जन सैलाब था जिसको प्रकृति जो है अपना सानिध्य दे रही थी। तो
तो ये आप देख रहे हैं और उसका असर आप खुद दो अलग अलग किस्म की तस्वीरों से भी बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे बनने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष, बोलना उचित से पहले लोगों का आकलन है कि वो होंगे ही। तो ये कॉम्बिनेशन देश में कि कांग्रेस को एक दलित अध्यक्ष है और वो दलित अध्यक्ष सिर्फ साल के सीनियर हैं, तजुर्बा है, सदन में कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे हैं। तो आपसे हमें लगता है कि ये जोड़ी जो है आने वाले समय में बहुत फायदे वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर रविकांत जी, ये एक नए अध्यक्ष, दलित अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। अगर मान लें जैसा चल रहा है उस आधार पे, हालांकि चुनाव से पहले कुछ भी कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी एक कयास तो है ही, होता ही है। जब हम हिमाचल में कौन जीतेगा, गुजरात में कौन जीतेगा, इसका अनुमान लगाते हैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा इसका अनुमान तो लगा ही सकते हैं। उस आधार पर बात हो रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे मिल सकते हैं। और जैसा प्रेम कुमार जी अभी कह भी रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए ये खुशकिस्मती है कि अब एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं देखें तो राहुल गांधी, और ऐसे में इस राह पर चलते हुए कांग्रेस को कितना मजबूत आने वाले समय में आप होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती से देश की मजबूती का कहीं ना कहीं जो है वो दावा किया जा सकता है। इसलिए भी क्योंकि अगर आज की तारीख में 2 साल तक तो विपक्ष में कांग्रेस रहने वाली है ही, 2024 में चुनाव है और उससे पहले कई राज्यों में चुनाव हैं। और राज्यों के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देश के चुनाव की बात कर रहा हूं। आपको भी क्या लगता है कि अब एक दूसरी राजनीति, जिस राजनीति का आगाज उधर राहुल गांधी ने किया है, और जब नए संगठन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो देश में राजनीतिक हलचल और देखने को मिलेंगे क्या? और खासकर गुजरात में जो चीजें चल रही हैं, बहुत आदिवासी एरिया, दलित एरिया, इन एरियाज में बीजेपी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। आज की तस्वीर हम लोग देख ही रहे हैं, पीयूष गोयल के सामने गौरव यात्रा का विरोध हम लोगों ने देखा। किस ढंग से राजनीति को आगे बढ़ते हुए, सियासी तस्वीर को बदलते हुए आप देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, कांग्रेस पार्टी अपने पुराने कॉन्स्टिट्यूंसी पर लौटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को माना जाता था कि वो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोटों से जीतती है और लंबे समय तक वो जीतती रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जो पिछड़ी जातियां थी, खास करके जो मजबूत किसान जातियां थी, वो कांग्रेस के प्रतिपक्ष में खड़ी होती थी। एक लंबी वो यात्रा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर चुने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, तो वो आजाद भारत में दूसरे दलित प्रेसिडेंट होंगे। माफ कीजिएगा प्रेम कुमार जी, मैंने अभी देख लिया है गूगल पर, दरअसल सीताराम केसरी ओबीसी बनिया थे बिहार के, वो दलित नहीं थे। बाबू जगजीवन राम के बाद वो दूसरे दलित प्रेसिडेंट होंगे कांग्रेस पार्टी के। तो ये जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं, मैं राहुल गांधी को इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनकी भाषा को, उनके भाषण को, अभी कर्नाटक में 2 दिन पहले दिए गए उनके भाषण को भी मैं सुन रहा था, जहां वो ऊना का जिक्र कर रहे हैं। तो वो दलितों को लेकर के विशेष आग्रह के साथ इस समय पूरे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो खड़े रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेकर के। वो आज की दौर में जब रूलिंग आइडियोलॉजी होगी दोस्तों, और रूलिंग आइडियोलॉजी में इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी उससे बच नहीं पा रही है। मैं अगर केवल आरजेडी को और थोड़ा कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दूं तो बाकी हर पार्टी वो नरम हिंदुत्व या कम थोड़ा बहुत हिंदुत्व की राह पर चली रही है। हालात ये हो गए हैं, कोई भी पार्टी मुस्लिम एट्रोसिटीज पर बोलने की हिम्मत नहीं कर रही है, या जेएनयू जैसे संस्थान में जब हमला होता है तो उस पर बोलने की हिम्मत नहीं कर रही, क्योंकि आपको सीधा अर्बन नक्सल कह दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर ये जो काम किया है, वो चाहे जेएनयू का मामला रहा हो या अभी बिल्किस बानो का देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी खड़ी थी और अरविंद केजरीवाल नहीं बोल पाए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने पुराने समय पर, पुराने दौर में लौटना चाहती, और वही असली दौर है। राहुल गांधी समाजवाद की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई थी 91 में, उसका अब दौर खत्म हो रहा है। वो ये बात कह चुके हैं पहले।
और निजी क्षेत्र से ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र की जरूरत है कि जहां रोजगार सृजित होगा, और इन्हीं सार्वजनिक क्षेत्रों के जरिए सबसे ज्यादा तो पिछड़ों और आदिवासियों का उत्थान हुआ है, उनका सशक्तिकरण हुआ है, क्योंकि वहीं पर आरक्षण है और उसके जरिए वो देश के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर पाते हैं। तो ये जो समझ राहुल गांधी की इस समय जो दिख रही है और इस पूरी यात्रा के जरिए जो निकल करके आ रही है, वो एक नए भारत की तस्वीर, जो बीच में जब जरूरत थी और मनमोहन सिंह ने जिस समय वो लागू किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, उसमें उन्होंने कहा था कि जिस विचारधारा का समय आ जाता है, जिस विचार का, उसको कोई रोक नहीं पाता है। अब वो चीजें जरूरत से आगे बढ़ गई हैं और इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, अब वो समय खत्म हो रहा है और अब हमें समाजवाद की तरफ चलना। दूसरा, दलितों को लेकर के जो पूरी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुई एक दौर में 80 के दशक से, अगर हम मान लें कि जहां कांशीराम साहब हैं वो शुरू करते हैं, फिर पिछड़ों की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, उसके बाद हिंदुत्व का जो उभार हुआ वो, उसमें ये सारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खत्म हो गई। सामाजिक न्याय का सारा प्रश्न धराशायी हो गया और खुल्लम खुल्ला आरक्षण को खत्म किया जाने लगा, नौकरियां खत्म की जाने लगी, दलितों का उत्पीड़न बढ़ा, और जिस पर प्रधानमंत्री से लेकर के और मोहन भागवत तक खामोश रहते हैं। अभी उनकी इधर जबान खुली है और बोले हैं कि ये बड़ा बुरा है, जाति और वर्ण से तो अब बाहर निकल जाना चाहिए, इतिहास की बात हो गई। तो अभी आकर के वो बोल रहे हैं, और वो तब बोल रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना अध्यक्ष दलित दे दिया है और संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब मल्लिकार्जुन खड़गे होने जा रहे हैं। और ये कोई ऐसा आसान वो नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ करके इस कार्ड को खेला है, क्योंकि राजनीति में ये सारे कार्ड चलते हैं। और जितना मैं समझता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए लाया गया है कि अगर कहीं आखिरी समय पर अगर जरूरत है तो कांग्रेस फिर से एक ऐतिहासिक कदम उठाएगी और वो इस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देने का संकल्प करेगी, और उसके जरिए दलितों में उस पहचान को लेकर के आएगी जो कभी जगजीवन राम के समय पर रही। और मैं ये समझता हूं कि तुरुप का इक्का होगा, और इसके आगे जो सबल्टन पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी सांप्रदायिकता के जरिए, वो दो पर खेल रही है। एक तो सांप्रदायिकता, दूसरा सबल्टन पॉलिटिक्स, जहां पर कुछ झुंझुना दे देना है, 5 किलो अनाज दे देना है, नमक दे देना है, तो और हंगर इंडेक्स में कहां चले जाना है। तो उस सबल्टन पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी और सांप्रदायिकता के जरिए जो बीजेपी काम करे उसमें सेंध लगाएगी ये दलित पॉलिटिक्स है, जो वैक्यूम बन रहा है, बीएसपी जैसे कमजोर हो रही है। और उत्तर प्रदेश में अगर वो दलित पॉलिटिक्स अपने साथ जोड़ पाते हैं दलित एजेंडे को, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए वही जो अभी सुनील जी कह रहे थे कि बहुत पैदल हो जाएंगे, और उनका क्या होगा। अब आप सोचिए कि जो वहां बैठे हैं और शायद इस तुरुप के जरिए कांग्रेस पार्टी ने अपना बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा तय कर दिया है कि अगर इस देश में जरूरत पड़ी तो पहला दलित प्रधानमंत्री भी वो देगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है। लेकिन क्या मीनू जी आपको भी लग रहा है कि कांग्रेस ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है? कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने लगाए, कांग्रेस की तरफ कई निशाने थे, परिवारवाद का, चुनाव का, उसके अलावा राहुल गांधी के ऊपर, ये तमाम ऐसे निशाने जो लगाए जा रहे थे, सब पे विरोधी जो हैं वो विरोधी क्या, अंदर कांग्रेस के अंदर G23 वो भी अब कहाँ है पता नहीं। और सब कांग्रेस में और खासकर नए जो अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी को लेकर के आप क्या सोचती हैं? अनम्यूट करिए। प्रतिशत, हेलो जी जी ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है जी, आ रही है जी। मैं रविकांत जी की बात से 100% सहमत हूँ, वो बिल्कुल कह रहे हैं। और जो भी इन्होंने कांग्रेस ने जो एक कार्ड मल्लिकार्जुन खड़गे का, ये एक जिसको कहते हैं तुरुप का इक्का साबित हो चुका है, जिसको
एक विमर्श बदल जाएगा इसके बाद, अगर ये 19 तारीख को जैसा कि माना जा रहा है कि वो चुन लिए जाएंगे, तो उसमें विमर्श बदलने की बात है। और देखिए ये एक जिसको कहते हैं कि इस वक्त जो है इस देश दलित और अल्पसंख्यक आबादी सबसे ज्यादा निशाने के ऊपर है, और सबसे ज्यादा उत्पीड़न वो ही एक वर्ग है जो इस देश का वो सहन कर रहा है, और उसके कुचला जा रहा है जिसको कहा जाता है। आप ट्विटर पे देखिए, रोज एक नया वीडियो आता है जिसमें कि दलित या मुस्लिम की बेरहमी से पिटाई हो रही है। वो जो लिंचिंग वाला एरा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो किसी ना किसी बहाने चल ही रहा है। तो ये एक जो ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये अगर अध्यक्ष पद पर बैठते हैं तो ये एक सिंबॉलिक, इनका महत्व बहुत ज्यादा होता है, एक मैसेज जाता है पब्लिक के बीच में। अब इनका क्या है, जो हमारे सामने जो खड़े हैं बीजेपी गवर्नमेंट, अब अमित शाह जी को देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज आरक्षण का झुंझुना था हमारे हाटी जनजाति को कि आपको आरक्षण दिया जाएगा। अब आरक्षण दे रहे हैं और इधर आरक्षण दे रहे हैं, उनको झुंझुना दे रहे हैं, और उधर आरक्षण का खत्म कर रहे हैं। जब आप पब्लिक सेक्टर ही खत्म कर रहे हैं तो आरक्षण कहां देंगे? आप कौन सी शिक्षा में आरक्षण देंगे? वो कह रहे हैं शिक्षा में देंगे, राजनीति में देंगे और आपको नौकरी में देंगे। शिक्षा में आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो प्राइवेट कर देंगे शिक्षा को, तो किसको मिलेगा आरक्षण वहां पे? आप नौकरी में आप वहां पब्लिक सेक्टर खत्म कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर तो आरक्षण नहीं देगा। आप किस चीज को, मतलब लोगों का बेवकूफ बनाने की भी एक सीमा होती है, और वो उसको बड़े डंके की चोट से कह रहे हैं कि हम आपको आरक्षण देंगे। अब देखना ये होगा कि पब्लिक कितना बेवकूफ बनती है। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है वहां पे इस टाइम बेरोजगारी चरम पे है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस टाइम हिमाचल प्रदेश में, देश के अंदर। और वहां पे जो पुरानी पेंशन बहाली है, गुजरात में भी चल रहा है उसके खिलाफ आंदोलन, और वहां पे हिमाचल प्रदेश में भी चल रहा है। और कल जब रैली शुरू होने से पहले प्रियंका गांधी, वहां जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए, उनसे मिलने गई थी, तो उन लोगों ने प्रियंका गांधी को एक मेमेंटो दिया अपनी तरफ से, जो आंदोलनकारी थे। तो उसके ऊपर इतना भद्दा मीम बनाया बीजेपी के आईटी सेल ने कि ये प्रियंका गांधी जो है वो उनको देखो पुरानी पेंशन बहाल कर रही है और दे रही है कर्मचारियों को। तो वहां पे क्या हुआ, उसका इतना जबरदस्त विरोध हुआ है उस बात का, उल्टे जिसको कहते हैं ना कि अपने ऊपर वापस बैकफायर कर गया उनको वो मजाक बनाना, कि आप एक जो हमारे साथ खड़ी हुई महिला है और उनको आप इस तरीके का मजाक बना रहे हैं। और जो मैंने वहां ग्राउंड लेवल पे बात हुई है लोगों से, उन्होंने कहा है कि इस बार हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों ने मन बना लिया है, बहुत बड़ी संख्या है हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी कर्मचारियों की, तो उन्होंने मन बना लिया कि इस बार इनको हटाना ही है। तो अब ये आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर सरकारी कर्मचारियों ने जहां मन बना लिया होता है, जो देश की राजनीति का इतिहास कहता है, तो वहां उस सरकार का, उस राजनीतिक दल का क्या हर्ष होता है, उस राज्य में समझ लीजिए या केंद्र की सरकार में समझ लीजिए। तो ये जो राहुल गांधी की राजनीति है, इसने विमर्श को बिल्कुल बदल दिया है। पब्लिक को एक मसीहा की तलाश है, वो एक सामने मिल गया, एक हीलिंग टच की तलाश है। मानस जो है पब्लिक का आहत विक्षत है, उनको जो हीलिंग टच मिल रहा है उससे वो बड़ी सुकून का अनुभव कर रही है। मैं अभी जो अपने शायद दाढ़ी का जिक्र रविकांत जी कर रहे थे शायद राहुल गांधी की, तो जो मेरे परिचित वहां गए थे तो उन्होंने सबसे पहला जवाब तो यही दिया कि चे ग्वारा लग रहा है, ऐसा कि ऐसा लगता होगा चे ग्वारा, मुझे देख के ऐसा लगा। उन्होंने ये बात कही, आप ये देखिए, मतलब वो पहला रिएक्शन ही, बोले देखते ही ये लगा हमें, और ये बात सब लोग यहाँ भी कह रहे थे बाद में। तो ये चीज एक आप ये देखिए ना कि ये एक सिंबॉलिक है। आपको उन्हीं की छवि नजर क्यों आई उसमें? किसी और एक फिल्मी हीरो की भी आ सकती थी नजर, तो वहां पे क्यों आई उसकी नजर? क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी जो वो बात कर रहा है वो समाजवाद की बात कर रहा है, वो आपके दक्षिण पंथ को नकार रहा है। और देखिए वर्ल्ड ओवर दक्षिण पंथ का उभार ही इस उदारवाद के विरोध में हुआ, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके विरोध में ही आज दक्षिण पंथ है ना। आज जो हो रहा है कि हर कोई अमेरिका फर्स्ट, वो कह रहा है मैं ब्रिटेन फर्स्ट, तो वो यही है कि ग्लोबलाइजेशन को नकार दिया है लोगों ने। तो वही चीज वो जो राहुल गांधी, अभी आपने बताया, मेरे से पहले शायद प्रेम कुमार जी बता रहे थे कि उदयपुर के चिंतन शिविर में भी ये कहा गया कि अब उदारीकरण की जो नीतियां थी उनका एक अपना रोल था, वो पूरा हो चुका है।
नाउ इसको एक तरफ करें और नए सिरे से सोचें, और उसकी थोड़ी बहुत रूपरेखा उन्होंने दी भी है और टाइम टू टाइम आगे देते भी रहेंगे। तो मेरे यही कहना है राजीव जी इस बारे में। बिल्कुल 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 सही आप कह रही हैं। और सुनील शुक्ल जी, आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब जानते हैं कि 2 यात्राएं देश में चल रही हैं। एक यात्रा जो राहुल गांधी चला रहे हैं, राहुल गांधी के साथ साथ कई लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, और कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जानी है यात्रा। आज बेल्लारी में थी और बेल्लारी में एक जनसभा को संबोधित किया राहुल गांधी ने, और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ एक यात्रा बीजेपी निकाल रही है, एक नहीं बल्कि 5 यात्राएं, वो भी गुजरात में, और गौरव यात्रा का नाम दिया है, लेकिन गौरव यात्रा का जगह जगह विरोध हो रहा है। ये यात्रा जो गौरव यात्रा है, गौरव रथ यात्रा, अगर ब्रैकेट में रथ लिख लें तो बहुत खराब नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो रथ पे ही सवार होकर जा रहे हैं लोग, लेकिन राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। और राहुल गांधी का कहना है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें धक्का दे रही है आगे बढ़ाने के लिए, यानी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कैसे आगे बढ़ रहे हैं पता नहीं। जब भी परेशानी आती है सामने तो कोई न कोई आकर के मदद करके चला जाता है, ये राहुल गांधी का कहना है। और इन दोनों यात्राओं के अलग अलग पैगाम हैं, वो साफ हम लोग उस पर लगातार चर्चा कर भी रहे हैं। मसला सामने है और कई सारे ऐसे मुद्दे आ चुके हैं जिस पर रोज हम चर्चा कर रहे हैं। सुनील शुक्ल जी, क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की इस पदयात्रा ने राजनीतिक विमर्श को बदल दिया है? राजीव जी, एक तो बीजेपी की यात्रा को आप यात्रा मत कहिए, उसकी अवमानना मत कीजिए। बीजेपी के लोग कभी यात्रा पे नहीं किए, हमेशा रथ यात्रा की है, इतिहास गवाह है। तो आप उनको आदरपूर्वक याद कीजिए, यात्रा सामान्य यात्रा मत कहिए उसे आप। दूसरी चीज की, राहुल गांधी की जो यात्रा है, कांग्रेस के लोगों ने जब भी यात्रा की है तो पदयात्रा ही की है। उस समय उनके पास रथ था नहीं, और आज इनके पास रथ नहीं है। जब रथ भी था तब ये ही पैदल चले हैं। कर्नाटक ने इस दल का बहुत साथ दिया। चिकमंगलुरु, मेडक, बेल्लारी, तमाम ऐसी जगह हैं जो कांग्रेस के इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। देखिए, सबसे उल्लेखनीय बात है कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति से कांग्रेस ने अपने आप को कभी नहीं जोड़ा। इस बात की कभी उसने परवाह नहीं कि हमारे किस कार्यक्रम से, किस बात से बहुसंख्यक नाराज हो जाएगा। यह पार्टी, इस पार्टी के नेता, इस पार्टी का शासन हमेशा हाशिए पर बैठे हुए लोगों का ध्यान रखा। दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, समाज के आर्थिक रूप से विपन्न लोग हों, उनका ख्याल रखा है। दलितों के साथ इस पार्टी का एक स्वाभाविक सा संबंध रहा है। और खड़गे साहब को जो पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जो उम्मीदवार बने हैं, हालांकि ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का समर्थन इनको मिल रहा है, तो लगभग तय है कि इनको अध्यक्ष होना चाहिए, और दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनको उस तरह का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। तो एक इस उम्मीदवार से भी पार्टी कई चीजों को उसने साबित कर दिया। खड़गे साहब एक ऐसे व्यक्ति, एक अनाम चेहरा नहीं है इस देश के, एक स्थापित चेहरा है। वो कर्नाटक की विधानसभा और इस देश की संसद में एक पहचाना हुआ नाम है। एक दलित चेहरा है, और केवल दलित नहीं, एक संघर्षशील चेहरा है, जिन्होंने संघर्ष कर करके अपनी स्थिति बनाई है। और एक जिस चीज के लिए इस देश का संविधान माना जाता है, उन मूल्यों के लिए हमेशा ये संघर्ष करते हुए दिखाई पड़े हैं। तीसरी चीज कि ये पार्टी डायनेस्टी के जिस आरोप को झेलती रही है, उससे भी अपने आप को इसने मुक्त कर लिया। तो एक अध्यक्ष बनने के बाद, खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद, कांग्रेस के चरित्र में एक व्यापक परिवर्तन आम आदमी महसूस करेगा। ये केवल दिखावे का नहीं होगा, लोग इसको महसूस करेंगे कैसा परिवर्तन हुआ। और विपक्षियों के ऊपर ये बड़ा भारी तमाशा है। किस पार्टी ने अपने अध्यक्ष का चुनाव कराया है? आपने भी श्रीमान नड्डा साहब का एक्सटेंशन कर दिया, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी को एक्सटेंशन देते हैं आप। कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट से आदेश जारी कर देती है, हो गया। ये राजनीतिक दल के अध्यक्ष का इस तरह से एक्सटेंशन होता है क्या? तो ये आप लेकिन आपको अपनी चीज नहीं दिखाई पड़ती है। तो यह एक तरीके से दोनों उम्मीदवार पूरे देश में घूम के वोट मांग रहे हैं। तो पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, इस बात को भी इस पार्टी ने कम से कम लोगों को दिखाने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा को आम लोगों के साथ जोड़ा है, जात, वर्ग, धर्म से हट करके।
और सबसे बड़ी चीज अभी मैं बात करता हूं कि आप जिससे जुड़ना चाहें वो जुड़ लें, अपनी बात कर लें। सामने वाला से जुड़ना चाहता है कि नहीं जुड़ना चाहता, महत्वपूर्ण ये बात है। इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, युवा, महिलाएं, सभी वर्ग के लोगों ने आकर के राहुल गांधी से अपने संपर्कों को ताजा किया और अपने संवाद कायम किए हैं, अपनी बात को कहा है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की जो ये पद यात्रा है, जो एक होना चाहिए ना, जो मीनू जी ने कहा कि चे गुवेरा की शक्ल दिखाई पड़ती है, संघर्ष करने वाले आदमी की शक्ल दिलीप कुमार की थोड़ा दिखाई पड़ेगी। संघर्ष करने वाले की एक शक्ल अलग होती है। आप जब सड़क पर निकले हैं तो वो आप जब पसीना बहा रहे हैं तो समझ में आएगा, और किसके लिए बहा रहे हैं ये भी समझ में आएगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों के को छोड़ करके अडानी के स्टोरेज के साथ खड़े होंगे तो आपकी शक्ल अलग होगी, और जब वहां के सेब उत्पादक किसानों के साथ आप खड़े होंगे तो आपकी शक्ल अलग होगी, आपको सोचने का तरीका बदल जाएगा। हिमाचल को दिया क्या है आपने? हिमाचल का किसान, सेब उत्पादक किसान अरसे से चिल्ला रहा है। आज उसकी स्थिति है कि उसके उत्पादन की लागत नहीं मिल रही है। किसान वहां के हमेशा से एक कहते रहे हैं कि हमारे जमीन की उर्वरक क्षमता घट रही है, उसके लिए कुछ कीजिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां का किसान कह रहा है कि हमारे यहाँ जलस्तर घटता चला जा रहा है। क्या हिमाचल में जलस्तर घटना चाहिए? आप उससे भी मौन है। प्रकृति के साथ एकदम मनमाना अत्याचार है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं वहां। इसलिए आज जो राहुल गांधी इस विमर्श को बदला है, इसका असर आपको दिखाई पड़ेगा। और निश्चित रूप में प्रेम कुमार जी की इस बात से सहमत हूं कि एक बदलाव की स्थिति है हिमाचल में। और वो देखिए, अब चुनाव प्रचार जैसे जैसे चलने लगेगा, आपको जिस तरीके से लोगों ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया है, यह क्या आपको लगता है कि लाई हुई भीड़ है जो लोग प्रियंका गांधी को हिमाचल में सुनने के लिए? अभी तक आप आरोप लगाते रहे कि कोई है ही नहीं है, माने कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ रही। तो एक राहुल गांधी की इस यात्रा से इस देश के राजनीतिक विमर्श को बदला है। पार्टी ने संगठन का चुनाव करा करके विभिन्न राजनीतिक दलों और राजनीतिक को सोचने वाले लोगों के लिए भी एक संदेश दिया है कि हम राजनीतिक संगठन राजनीतिक मूल्यों के साथ चलाते हैं, और जिन बातों के लिए पार्टी जानी जाती रही है, जिन इस देश के नायकों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो संदेश हमको दिया है, उन मूल्यों के साथ जीने वाली ये पार्टी है। इस बात का संदेश दिया है, और इस संदेश ने लोगों को एक राजनीतिक रूप से मुखर और ताकतवर भी बनाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, विमर्श को बदल दिया है इस पूरे के पूरे जो यात्रा चल रही है उसने। और इस यात्रा पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, और यात्रा ने चर्चा के आयाम को भी परिवर्तित कर दिया है। अगर देखें तो हम लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं पिछले महीने भर से, उसमें कुछ भी कर लें, कितनी भी चीज़ें आ जाएं, लेकिन इस पदयात्रा को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पदयात्रा से रोज नई नई तस्वीरें आ रही हैं, नए पैगाम आ रहे हैं, और नई कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आम जन तक पहुंचानी चाहिए। हालांकि अगर मेरा ये मानना है कि तमाम टेलीविज़न चैनल्स और तमाम अखबारों में भी इस यात्रा को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होनी चाहिए थी, लेकिन खैर सबके अपने अपने विचार हैं, अपने आयाम हैं, अपने अंदाज में सब अपना काम करते हैं, और वही हम भी कर रहे हैं। हमको लगता है कि यात्रा को कवर करना चाहिए, इसलिए हमारी टीम और हम लोग गए भी यात्रा को कवर करने, आने वाले समय में भी जाएंगे और पर्सनली जाकर के यात्रा को देखने, समझने, वहाँ से रिपोर्टिंग करने का आनंद लेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे भी। इस बीच दो राज्यों में चुनाव, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा गुजरात। गुजरात का चुनाव कब होगा इसकी घोषणा नहीं हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चुनावों की घोषणा हो चुकी है और उसके लिए अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 12 नवंबर को चुनाव है, लेकिन उससे पहले आप तक हम हिमाचल प्रदेश का एक ओपिनियन पोल तो ज़रूर पहुंचाएंगे, दिवाली हो या दिवाली के बाद ज़रूर पहुंचाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि थोड़ा सा पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं, जो 25 तारीख तक फाइनल बिल्कुल हो जाना चाहिए, वो हो जाएंगे तो शायद आप तक और सटीक ओपिनियन पोल हम लेकर के आ पाएंगे। लेकिन अभी तक जो वहाँ से खबर आ रही है उसमें बीजेपी की हालत उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, और जैसा हर 5 साल में परिवर्तन
वहाँ होता रहा है हिमाचल प्रदेश में, वैसा ही परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कितनी सीटें, कितनी आगे पीछे, ये सब पर चर्चा हम आने वाले समय में आप लोगों तक पहुँचाएंगे, करेंगे। हमारी टीम काम कर रही है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में भी काम कर रही है, लेकिन गुजरात के जो ओपिनियन पोल होंगे वो बाद में हम आप तक लाएंगे। तो इस सूचनार्थ था, ये सूचना देना भी जरूरी था। आने वाले समय में इस पर तो चर्चा होगी ही। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा, बहुत समय ले लिया, ऑलरेडी 8:30 बजने जा रहा है। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मीनू जैन जी आपको, बहुत धन्यवाद सुनील शुक्ला जी आपको, अमलेंदु उपाध्याय जी, और 2 साथी और जुड़े थे हमारे प्रोफेसर रविकांत जी और प्रेम कुमार जी, आप दोनों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और तमाम साथी हमारे जो साथ में जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे थे कि जो अमूल के दूध की जो कीमत बढ़ी है वो पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाई गई है 2 रुपए, लेकिन गुजरात को छोड़कर, ये भी रिमार्केबल है कि गुजरात में अमूल दूध की कीमत 2 रुपए नहीं बढ़ाई गई है, बाकी सब जगह बढ़ाई गई है। ये सूचना दे रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी जी, बहुत धन्यवाद आपको इस सूचना के लिए। और साथ में बहुत और भी साथी हैं। मदीना का मुसाफिर रजवी भाई कह रहे हैं गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज, शब खैर। कौशिक देवरॉय जी पूछ रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस जीत सकती है क्या? जी कौशिक देवरॉय जी, बिल्कुल जीत सकती है, और इससे अच्छा, इससे बेहतर कांग्रेस के लिए समय नहीं होगा जो समय अभी चल रहा है। कमलाकांत पांडे जी कह रहे हैं कि एक भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, और 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर चला गया, हाँ, एक भारत जोड़ो यात्रा है और एक गोबर यात्रा है, गोबर यात्रा कह रहे हैं, जो गौरव यात्रा की बात कह रहे हैं। और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं जो आप तक हम पहुंचाते हैं। प्रमोद कुमार भी हैं जो BHU बनारस की ओर से आप सभी को शुभ रात्रि कह रहे हैं। प्रमोद कुमार जी, बिल्कुल मुझे याद है आप BHU बनारस से हैं और इस प्रोग्राम को हमेशा देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं। कई बार आप लोगों के कमेंट, आपकी शुभकामनाएं, नमस्कार, ये सब नहीं ले पाता हूं, उसका जवाब नहीं दे पाता हूं, उसके लिए कई बार मैं माफी मांगता रहता हूं। आज भी माफी और क्षमा चाहता हूं कि कई लोगों के कमेंट, कई लोगों के विचार छूट जाते हैं, उसके लिए क्षमा। लेकिन आप लोगों के विचार देश दुनिया तक पहुंचते हैं, और सबसे अच्छी चीज है कि कमेंट बॉक्स में हमारे जो साथी आते हैं, इस कार्यक्रम को देखते हैं, वो बिल्कुल मुद्दों पर आधारित अपनी बातें रखते हैं, और लगता है कि एक परिवार के साथ बैठ करके हम एक साथ बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। प्रमोद कुमार जी बहुत धन्यवाद। जावेद नगमा जी हमारे साथ हैं। इंडिया नेक्स्ट PM राहुल गांधी लिख रहे हैं, जावेद भाई बहुत धन्यवाद आपको। अब्दुल अजीज हमारे साथ में हैं जो राहुल गांधी ग्रेट लीडर कह रहे हैं। फिर अशोक कुमार कर्ण का कहना है राहुल द लायन ऑन द मूव, नो पॉलिटिक्स प्लीज। और रामवीर शर्मा जी कह रहे हैं मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं करते हैं। और ऐसे ही लाली विश्वकर्मा गुड नाइट कहना है उनका। बहुत सारे साथी अपनी बात, अपने विचार रख रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी जी का कहना है बीजेपी का फेल्योर यात्रा। कैलाश जाटवा का कहना है कि राजीव जी आपकी ओर से आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत धन्यवाद कैलाश जी कि आप जुड़े, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और ऐसे ही LP पटेल जी हैं, धन्यवाद कह रहे हैं। जगमोहन सिंह जी कह रहे हैं तो एक दिन पार्टी दीजिए हमको। जी जगमोहन जी, बस समय आने दीजिए, पार्टी भी करेंगे। और ऐसे ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं 9 लाख करोड़ के नए नोट, 9 लाख करोड़ रुपए के नए नोट बाजारों से गायब हो चुके हैं, पर गोदी मीडिया खामोश है। ओम प्रकाश तिवारी जी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें, बातें पहुंचाते रहते हैं। आई लव DB लाइव गुड नाइट लिख रहे हैं देवेंद्र चटर्जी। और साजिद हुसैन कह रहे हैं राधे राधे, शब्बा खैर, जय सिया राम। आपको भी जय सिया राम साजिद हुसैन जी, शब्बा खैर। संजय कुमार सिंह कह रहे हैं गुजरात में भी जीतेगी, हिमाचल में भी जीतेगी कांग्रेस पार्टी। और मदन लाल R वर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। और रविंद्र कुमार हैं, लव यू DB लाइव लिख रहे हैं। विवेक पांडे हैं, इस्माइल अहमद हैं, रणवीर शर्मा जी हैं। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं रामवीर शर्मा जी। तो और शकील अहमद भी हमारे साथ हैं, गुड नाइट कह रहे हैं। और बाबर खान हैं, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। बाबर खान जी अभी देखिए आपका ही कमेंट पढ़ रहा हूँ। और मोहम्मद शहाबुद्दीन आलम भी हैं हमारे साथ में, कांग्रेस सरकार कह रहे हैं। सुखपाल शर्मा हैं जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और लाइफ स्टेटस का कहना है गुजरात में कांग्रेस प्रचार क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल है, ये पूछना पड़ेगा। और शकील अहमद जी थैंक यू कह रहे हैं। और शकील अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं गुड नाइट राजीव जी, थैंक्स फॉर वंडरफुल डिबेट। शकील भाई आपको भी बहुत धन्यवाद। और
रफीक अंसारी जी कांग्रेस से जीतेगी कांग्रेस, राहुल गांधी जय कह रहे हैं। पप्पू कुमार भी हमारे साथ हैं। लाइफ स्टेटस मोहम्मद बाबर हमारे साथ इस और राजीव श्रीवास्तव इज गुड जर्नलिस्ट कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपको मोहम्मद बाबर। और सहदेव सिंह जय कांग्रेस, फिर दरोगा कुमार भी हमारे साथ में, संजीव कुमार भी हैं, सुखपाल शर्मा, KR गेमिंग नमस्ते कह रहे हैं। तो तमाम दोस्तों आप सबसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आज सैटरडे वीकेंड है, कल शाम रविवार का दिन, शाम को हम मेरा वीकली प्रोग्राम घूमता हुआ आईना देखना मत भूलिए। और परसों शाम फिर 7 बजे हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही खबरों के साथ, पैनलिस्ट मित्रों के साथ में, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जिनका इंतजार हमेशा रहता है। आप सबका इंतजार रहेगा हमेशा की तरह। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।